वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 27/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग 27/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन पहले ही चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर इसे क्या करने के लिए बोला जा रहा है कि इसका सरल करें यानी कि सिंप्लीफाई करें। तो इस तरीके से जब आपका यहाँ पर 1/√a प्लस 1/√b दिया हुआ रहे और इसका रेशनलाइज हमें करना पड़े, क्योंकि इन सभी का हमें रेशनलाइज करना होगा पहले। तो रेशनलाइज हमें करना पड़े तो हम लोग वो सबसे पहले यहाँ पर क्या चेक करेंगे। ये आपका रेशनलाइज करने पर क्या हो जाता है, √a माइनस √b पाई। नीचे आपका जब अगर a² और b² का डिफरेंस अगर एक रहे, जब a² और b² यानी कि √a और √b का स्क्वायर करने पर अंतर जब एक रहे, तब आपका ये डायरेक्ट इस तरीके से रेशनलाइज होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर स्क्वायर करके देखते हैं तो 2 और 1 आता है। तो 2 और 1 का अंतर कितना होता है, 1, यानी कि नीचे कितना आ रहा है, 1। तो यानी कि इसे डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 माइनस √1। फिर आगे उसी तरीके से, क्योंकि नीचे अंतर इसका 1 है, तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस कितना हो जाएगा, √3 प्लस इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से √100 माइनस रूट कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्लस √2 माइनस 2 रूट कट जाएगा, प्लस √3 माइनस √3 आपका कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके माइनस √1 बच जाएंगे, क्योंकि एक आपका बाकी कहीं पर नहीं आएगा। 99 इसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर बीच में इससे पहले आपका एक आपका इस तरीके से रहेगा कि वो 1/, आपका 99 माइनस प्लस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से √98 होगा। तो जब यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो इसका आपका क्या आ जाएगा, प्लस √99 माइनस √98 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि ना ही √100 इसके अलावा कहीं पर आएगा, ना ही √1 इसके अलावा कहीं पर आएगा। तो बचेगा क्या, √100 का किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि 1। तो 10 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर tan अल्फा बराबर 1/x दिया गया है और आपसे sin अल्फा प्लस cos अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, sin अल्फा आपका हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और cos अल्फा आपके क्या हो जाते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, और बेस यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। तो जोड़ने पर हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर प्लस बेस बटा हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर प्लस बेस आपका क्या होगा, एक आपका क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबा, और ये x आपका क्या है, बेस यानी कि आधार है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 + x बटा h यानी कि हाइपोटेनस चाहिए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस x², ये आपका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर x बराबर y/2 y बराबर z/6 दिया गया और आपसे क्या पूछा जा रहा है, x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यानी कि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कितना है, 2 है। हमें क्या चाहिए, x y z का वैल्यू चाहिए अनुपात में। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना है, 2। फिर उसी तरीके से यहाँ पर z को अगर यहाँ पे भेज दे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/6, यानी कि y और z का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/6। हमें क्या चाहिए, ओवरऑल रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी ब्लैंक का स्पेस है उसे क्या करेंगे, बगल वाली संख्या देखकर उसे भर देंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना, बगल वाली संख्या। तो यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर 2 है तो 2। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1:2:6 दूनी 12, इतना आपका अनुपात आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसका परिमाप 14 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है कि लेंथ जो है ब्रेथ से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ब्रेथ अगर यक्स है तो लेंथ कितना यक्स प्लस 1 है। परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि इस तरीके से 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ 2x प्लस 1। टोटल परिमाप कितना दिया गया है 14। हल करेंगे 2 से 14 7 बार में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 और 2 से काटेंगे तो 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 3। पूछा क्या जा रहा है क्षेत्रफल, तो पहले लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी होगी। तो लंबाई कितना हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 3 है तो 3 है 1 कितना हो जाएगा 4, ब्रेथ कितना हो जाएगा 3। एरिया पूछ रहा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 4 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या दिए गए, फ्रैक्शन में संख्या दिए गए और उनका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं होता इस तरीके के प्रश्न में, जब आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर में जितने भी डिजिट दिए गए उनका क्या करेंगे एचसीएफ यानी कि महत्तम ले लेंगे, और नीचे जो संख्या उनका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया जाता तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते, नीचे वाला का एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे, नीचे का एलसीएम। तो 9, 3, 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो तीनों में कौन सी सबसे बड़ी संख्या कॉमन दिख रही है, तो 3, यानी कि इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कॉमन 3 है, यानी कि एचसीएफ 3 होगा। एलसीएम हमें चाहिए तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या नीचे में 25 है, फिर उसमें 10 में तो आपका यहाँ पर 5 आ गया तो बचा क्या 2, 15 में आपका यहाँ पर 5 आ गया बचा क्या 3, 5 तो आपका इसमें पहले ही आ गया, यानी कि आपका नीचे एलसीएम आ गया ऊपर एलसीएम। हल करेंगे 3 से 3 चला गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/50। ये आपका इन चारों संख्याओं का एचसीएफ आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात कितना है 3:4 और मैदान का क्षेत्रफल कितना है 300 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो मैदान की लंबाई या चौड़ाई अनुपात में कितना दिया गया 3:4, तो इसे क्या बना सकते हैं बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 जिसमें आ रहा है वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो क्या यहाँ पर 3:4 आ रहा है, यहाँ पर 5 से काटेंगे 3 बार में, ये 5 बार में, ये तो आपका 3:5 आ रहा है, चाहिए 3:4, ये नहीं हो सकता। इसे हल करेंगे 6 से 12, 6 से 18, 2:3 आ रहा है, 3:4 चाहिए, नहीं होगा। 5 से काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, 2:1 आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर काटेंगे तो ये 3, ये 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक बनाना है तो इस तरीके से बनाना होगा कि यहाँ पर क्या दिया गया है क्षेत्रफल दिया गया, तो इसे क्या कर लेते 3x मान लेते 4x। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई आपका कितना होता है, लंबाई आपकी 3x है, चौड़ाई 4x है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12x स्क्वायर बराबर टोटल क्षेत्रफल कितना है 300। 12 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 12 दूनी 24, 12 25 60, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। हमें क्या चाहिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई कितनी है 3x, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, चौड़ाई 4x है तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20। यानी कि इस तरीके से आप बेसिक से निकाल सकते हैं या फिर बाई ऑप्शन भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:6 है। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 35 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसे 7x मान लेते, इसे 6x मान लेते। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का x में अंतर कितना है, x का अंतर है, यानी कि x बराबर कितना दिया गया 35 मीटर दिया गया। हमें क्या चाहिए परिमाप चाहिए, तो आयताकार परिमाप का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लेंथ कितना है 7x, ब्रेथ कितना है 6x, योग कितना हो जाएगा 7 6 13x, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26x। यानी कि अगर हमें परिमाप चाहिए तो किसका वैल्यू निकालना होगा 26x का वैल्यू निकालना होगा। तो अगर x का वैल्यू 35 है तो 26x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 35 में 26 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, 7 तिया 21, यानी कि 0 तो आपका कितना हो गया 21, 35 दूनी 70 है 21, आपका कितना हो जाएगा 91, यानी कि 910 मीटर ये आपकी क्या आ गई मैदान का परिमाप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में पूरा कर सकता है,
तो एक साथ मिलकर काम करने में ए और बी जो है एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूर्ण करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, बी का निकाल लेते कि बी अकेले कितना दिनों में काम को कर सकता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया कि बी जो है ए के 1/4 समय लेता है, यानी कि बी अगर 16 दिन में लेता है तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि बी अकेले 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछा क्या जा रहा है कि ए का 1 दिन का काम और बी के 1 दिन का काम मिलकर कितना काम 1 दिन में पूरा करेंगे। तो अगर ए जो है कुल काम 16 दिन में पूरा कर सकता है तो ए का 1 दिन का काम 1/16 होगा, और बी अगर 1 दिन में यानी कि पूरा काम 4 दिन में कर सकता है तो 1 दिन का काम 1/4 होगा। हल कर देंगे, आपका 1 दिन का काम आ जाएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 16 और 4 1 5, यानी कि 5/16 काम 1 दिन में ए और बी के द्वारा किया जाएगा कुल काम का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 1:30 बजे जो है अपराह्न निकलती है और 10:30 बजे जो है अपराह्न लखनऊ पहुँचती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से लखनऊ तय की गई दूरी कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। तो टोटल जो है स्पीड कितना, औसत चाल कितना दिया गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लाता है, 1:30 बजे चलता है, 10:30 बजे पहुंचता है, यानी कि कितना आपका हो जाएगा, 2 11, यानी कि 5 4 9, टोटल आपके 9 घंटे लगती हैं। यहाँ पर कितना घंटा लगा यात्रा तय करने में, 9 घंटे लगे। तो ये आपकी चाल, ये आपका समय, गुना कर देंगे कुल दूरी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 9 81, यानी कि 810 किलोमीटर क्या थी, दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब पानी को बर्फ में बदला जाता है तो आयतन में 10% बढ़ जाता है। यदि बर्फ को पानी में बदला जाता है, यानी कि पहले क्या किया गया था, बर्फ को यानी कि पानी को बर्फ में बदला गया था, तो फिर आपसे बोला जा रहा है कि यदि बर्फ को फिर से पानी में बदला जाएगा तब आयतन में कितनी कमी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी आयतन जो है खुद में शुरुआती समय में कितना रहती है, 100%। तो 100% वाले आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 10%, यानी कि नया आयतन कितना हो गया, 110%। तो अब बोल रहा है कि अगर नया आयतन 110% है, वापस उसे हमें पुराने आयतन के बराबर करना, यानी कि 100% के बराबर करना, तो हमें कमी कितने करनी होगी, 110 से 100 करना, यानी कि 10% की कमी करनी है। किसमें, अब जो है जितना पहले वृद्धि था उसमें अब कमी करना, यानी कि 110 में अब कमी करना है। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 चला गया, यानी कि 100/11% की क्या करनी होगी, हमें आयतन में कमी करनी होगी, तब बर्फ से पानी बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 6 12 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता है। तो हम लोग क्या कर दें, अगर यहाँ पर से जो भी ऑप्शन में 5 अगर पहले ही क्या कर दे, हम लोग माइनस कर दे, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो रहा है, 5 बच रहा है। तो अगर उस संख्या में से 5 माइनस पहले ही कर दे तो क्या हो जाएगा, 6 12 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से जो भी संख्या दी गई उसमें 5 पहले ही माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9972, 99 आपका कितना हो गया, 73, 9935 और यहाँ पर 9971। अब क्या करना है कि हम लोग चेक करेंगे कि 6 12 18 से कौन से विभाजित है। सबसे पहले 18 से चेक कर लेते। 18 से कटने का नियम क्या होता है, वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए। 9 से कटने का नियम क्या होता है, जो भी संख्याओं का सम है वो संख्याओं का सम जो है क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो अगर 9 से कट रही है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो 9 से ये 9 9 हो गया, 7 2 9, यानी कि ये 9 से कट रही है, ये संख्या पूरी 18 से कट सकती है। यहाँ पर चेक करेंगे तो 9 9 आपका ये कट रहा है, 7 3 10 नहीं हो रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये आप चेक करेंगे तो 5 3 8, 9 9 तो कट गया, 5 3 8 नहीं कटेगी, यानी पूरी संख्या 9 से नहीं कट रही है तो 18 से नहीं कटेगी। ये आपका 7 1 8, 9 9 तो कट गया, 7 1 8 9 से नहीं कट रही है, यानी कि पूरी संख्या 18 से नहीं कटेगी। तो एक ही ऑप्शन आपका शेष बच रहा है, बाकी आपको कोई भी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल सा ये आपका क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों का योग करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 7 4 11, 6 2 8 1 9, यानी कि 0.091 आपका आएगा। यहाँ पर हल करेंगे तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
0.25 में से 0.12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.13 आएगा। हल करेंगे ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक शून्य आ जाएगा एक्स्ट्रा। 13 से काटेंगे तो 10 बार में, ये आपका 7 बार में, तो कितना आ जाएगा 7/10 यानी कि 0.7 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या का 40% का 5वां भाग दूसरी संख्या के 30% के 2/3 भाग के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहली संख्या का 40% कितना हो जाता है फ्रैक्शन में 2/5, यानी कि पहली संख्या का 2/5 का 5वां भाग यानी कि 1/5। दूसरी संख्या के 30% फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 यानी कि 3/10 के 2/3 क्या है आपस में बराबर है। हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 आपका चला गया, 3 चला गया, यानी कि पहला बटा दूसरा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5/2, यानी कि अनुपात में आपका कितना आएगा 5:2 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक मोटर कार अपनी यात्रा की पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तब उसकी औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो जब डिस्टेंस बराबर तय किया जाए, चाल अलग अलग रहे लेकिन आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी समान रहे और आपसे औसत चाल पूछे, तब औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है 2 × V1 × V2 बाई आपका V1 + V2 होता है। तो ये आप फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो पहली तो एवरेज स्पीड निकालना है तो फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे 2 × V1, यानी कि पहली जो है आपकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी आपकी कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा बटा V1 + V2, तो कितना हो जाएगा 50 × 30 = 80। हल करेंगे, 0 चला गया, 2 चौक 8, ये आपका 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये आपके 25 बार में, 25 दिया 75/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन A बराबर A/B है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस A बराबर क्या होगा। तो साइन A बराबर आपका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। और कॉस ए का हमें चाहिए तो हमें क्या निकालना होगा 20 बाई हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण आपका कितना रहेगा B ही रहेगा, यानी कि नीचे तो आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेनस आपका B आएगा। तो यहाँ A है नीचे नहीं हो सकता, B है ये हो सकता है, B है ये हो सकता है, यहाँ पर B नहीं है नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आपके छड़ गए। हाइपोटेनस तो अब हमें पता है, हमें क्या निकालना होगा बेस निकालना होगा। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका B² - E² होगा, ये आपका कॉस ए का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल सा सिंप्लीफाई से करना, इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे क्या करेंगे घटा देंगे। तो पहले जोड़ लेते, तो आपका जोड़ने पर कितना आएगा 6 × 6 = 12, 5 × 1 = 6 = 7, 9 × 4 = 13, 1 64 65 1 66। फिर क्या करेंगे 25.326 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर आपके 6 में से 2 गया 4, 0 1 और यहाँ पर 4, यानी कि 41.046 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में क्या हो जाती है दुगना हो जाती है। तो कितने समय में ये 3 गुना हो जाएगी आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी जो है प्रिंसिपल से क्या बोल रहा है कि क्या हो गई 2 गुना हो गई, यानी कि 2p हो गए, यानी कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना मिल रहा है। तो आपको निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2p माइनस करेंगे तो 2p माइनस p करेंगे तो क्या आ जाएगा p, यानी कि यहाँ पर मूल यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज कितना है p है। लेकिन अब आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि p से 3 गुना यानी कि 3p कितने समय में होगा। तो 3p के हिसाब से यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 3p माइनस p करेंगे, यानी कि 2p यहाँ पर क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है। तो अगर आपका 1p कितने समय में हो रहा था
4 वर्ष 4 महीने का समय लग रहा था, तो 2p आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ब्याज 2 गुना है तो समय भी 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 4 दूनी 8 साल, और 8 साल आपके क्या हो जाएंगे, 8 साल 8 महीने। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक में करना है, तो 8 महीने, इसे साल में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार में, ये 3 बार में, कितना हो जाएगा 8/2/3 साल का समय लगेगा वो राशि 3 गुना होने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विक्रेता ने 12 रुपये में 8 आम की दर से आम खरीदे और उन्हें 10 रुपये में 6 आम की दर से बेच दिए, तो उसका प्रतिशत लाभ याद कीजिए कि कितना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं होता है, रुपये को ऊपर लिखेंगे और आमों या फिर जो भी रहेगी उनकी संख्या को नीचे लिखेंगे। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर CP है, इधर आपका SP, 10 रुपये में कितने आम है जो है बेच दिए 6 रुपये। अनुपात में यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, हल करेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार में, ये 2 बार में, यहाँ पर आपके 5, यहाँ पर 3, हल करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 3 3 9/10, यानी कि 9 का सामान कितने में बेचा गया 10 यूनिट में, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है 1 यूनिट का। किस पर गणना करेंगे, CP पर। तो CP यानी कि क्रय मूल्य कितना 9 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 100/9%, इतने का क्या हो रहा है लाभ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 25 है, गुणनफल 35 है। आपसे पूछा जा रहा है कि उनके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो व्युत्क्रम यानी कि हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y है। तो यहाँ पर दोनों का योग यानी कि x + y कितना दिया गया 25, और दोनों का गुणनफल यानी कि x × y कितना दिया गया 35। पूछा क्या जा रहा है 1/x + 1/y पूछा जा रहा है। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा x + y/xy हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x + y/xy का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x + y आपका कितना है 25, x × y आपका कितना है 35, 5 से कट रहा है तो ये 5 बार में चला जाएगा, ये 7 बार में, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से आंसर 5/7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की 30 फीट की एक भुजा को छोड़कर उसके 3 तरफ से बाड़ से घेरा जाना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 690 स्क्वायर फीट है तो कितने फीट बाड़ की आवश्यकता होगी। तो बाड़ किस पर लगाया जाएगा, परिधि पर लगाया जाएगा। तो अगर परिधि पर लगाया जाएगा तो हमें पहले क्या निकालना होगा, लंबाई या चौड़ाई दोनों निकालना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या दी गई, लंबाई दी गई है, लंबाई या फिर चौड़ाई कोई भी एक चीज़ दिया गया। तो मान लेते हैं ये लंबाई दी गई है कितनी 30, टोटल एरिया कितना दिया गया 690। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो आपका 30 है, ब्रेथ हमें निकालना है। टोटल क्षेत्रफल कितना है 690, हल करेंगे 30 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 23 बार में, यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी आ गई 23 फीट की आ गई, कितनी आ गई 23 फीट की आ गई। तो अब हमें लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है। और लगाना किस तरीके से है, एक तरफ को छोड़ देना, यानी कि मान लीजिए कि ये इस तरीके से एक तरफ को क्या कर देना, छोड़ देना। ये 30, ये आपकी चौड़ाई 23, ये आपकी 23, यानी कि ये जो है एक तरफ क्या करना है, बार नहीं लगाना। बार किधर लगाना है, ये सिर्फ 3 तरफ। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 3 तरफ का, 23 23 46, 46 और 30 आपका कितना हो जाएगा 76 मीटर। यही आपके इतना ही आपका फीट में क्या लगाना है, बार लगाना है। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का बीच के अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 बार 9 लिख देंगे, वही आपकी होगी। तो 3 4 5 6, ये आपकी सबसे बड़ी हो गई 6 अंकों की। सबसे छोटी तो 1 और उस पर क्या कर देंगे 5 शून्य, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। डिफरेंस निकालना है यानी कि अंतर निकालना है, तो माइनस कर देंगे 9 9 9 9 9 में से किया 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण 2:3:4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़े कोण का माप डिग्री में कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, और उनके एंगल का सम यूनिट में कितना दिया गया है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 यूनिट, और 9 यूनिट का वैल्यू टोटल डिग्री में 180 डिग्री। हल करेंगे 1 यूनिट बराबर कितना डिग्री हो गया 20 डिग्री, 1 यूनिट बराबर आपके वैल्यू आ गए,
लेकिन पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ा कौन, तो सबसे जिसका यूनिट में सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही कौन सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 4 यूनिट, यानी कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 डिग्री है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, हल करेंगे। कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो -3 दूनी 6/35 -1/12 माइनस आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 तिया 12/35, बाहर में क्या है 7 से गुना करना है। हल करेंगे, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 35 और 12 का एलसीएम 35 × 12 होगा। हल करेंगे 35 तो 12, 12 छक 72 -72 -12, यहाँ पर कितना हो जाएगा -35 तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे आपके 12 12 144 इंटू आपके कितने हैं 7, 7 5 कितने हो जाएंगे 35। हल करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में सभी को जोड़ेंगे तो 5 2 7 4 11, हाथ में 1, 7 3 10, 24 1 25, यानी कि -251/12 5 कितना हो जाएगा 60, इतना आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका क्या है, सिंपल सा सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 20 आपका 4 बार में चला जाएगा, 4 को 1/8 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इसे पहले हल कर लेते, 4 है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 1/8 8 बन जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि उल्टा हो जाती है संख्या, गुना में चेंज करते हैं तो यहाँ पर 1/8 का 8 हो जाएगा, इंटू 1/16 -8, तो 8 दूनी 16, 2 से आपका 4 2 बार में चला जाएगा, तो 2 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 यहाँ पर क्या करना है 2 इंटू करना है, तो कितना हो जाएगा -12, तो अंदर -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस यहाँ पर क्या करना है 20 + 12, तो कितने हो जाएंगे 20 + 12 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, 32, और 32 प्लस कितना करना है 25, तो 32 और 25 आपके कितने हो जाएंगे 5 2 7 3 2 5, यानी कि 57 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्या का अनुपात पात अनुपात 6 है, उनका महत्तम समावर्तक 6, और आपसे पूछा जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो जब आपका इस तरीके से दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है और महत्तम दिया हुआ है और आपसे क्या पूछे एलसीएम पूछे, तो करना कुछ नहीं होता है, सभी को क्या कर देंगे आपस में गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा गुना, 6 × 36 = 180, यानी कि लघुत्तम आपका 180 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अतुलित के पास जो है 100 सेब है, उनमें से 10% सेब अर्नब को दे दिए, 15% सेब केशव को दे दिया और 2/5 सेब रिंकू को दे दिए, तो उसके पास कितने सेब बचे। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते कि कुल उसने कितने सेब अभी तक बांट दिए। तो 100 सेब का 10% कितना होगा 10, 15% कितना होगा 100 का 15, और 100 का 2/5 कितना हो जाएगा 20, 20 दूनी 40 होगा। जोड़ देंगे कि अभी तक कितना बांट चुके हैं, कितना हो जाएगा आपका 40 10 50, अब 15 कितना हो जाएगा 65, यानी कि टोटल कितने सेब थे 100, अभी तक बांटा कितने हैं 3 लोगों के बीच, अभी तक 65 सेब बांट चुका है। तो बचा कितना, तो 100 - 65 करेंगे, यानी कि 35 सेब अभी भी क्या है अतुलित के पास बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 1.25 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखा जाए तो उसके अंश और हर का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तभी हमें अंश और हर पता चलेगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चलेंगे। तो यहाँ पर 1.25 है, क्या है 1.25, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 25 से ये 5 बार में, ये 4 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा 5/4। तो अंश कितना है 5, हर कितना है 4, दोनों का अंतर कितना है 5 - 4 यानी कि 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर क्या दिया गया कि अगर इन सभी संख्याओं का माध्य 6 है तो यक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल कितने संख्याएं हैं 1 2 3 3 2 5, यानी कि अगर उन 5 संख्याओं का माध्य कितना है 6 है, तो अगर योग निकालना है तो क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, और टोटल इधर संख्याएं योग कर देंगे तो इधर भी योग बराबर हो जाएंगे। तो योग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से नीचे का पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आपका हो जाएगा 12, तो 2 × 6 = 12, 12 यक्स 3 × 12
4 तिया 12 और 6 दूनी 12। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 12 6 18, 18 4 22, 3 25 और 2 27 x बटा 12 बराबर कितने 30 है। हल करेंगे आपका x का वैल्यू आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये 9 बार में, ये आपके 4 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये 10 बार में। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 चक 40 बटा 3, ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1400 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहले साल में तो आपका 20% का ब्याज लगेगा, यानी कि पहला साल कितना 12 महीने, लेकिन टोटल ब्याज कितने समय के लिए लग रहा है 18 महीने के लिए। तो पहला साल के लिए तो एक साल के लिए 20% का ब्याज लगेगा, लेकिन अगले साल में सिर्फ 6 महीने पर ब्याज लगेगा, यानी कि आधे साल के लिए ब्याज लगेगा। तो अगला साल जो है कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, तो 20 का आधा कितना हो जाता है 10, यानी कि पहले साल में 20% का ब्याज और दूसरे साल के आधा साल में आपका 10% का ब्याज लगेगा। तो हल करेंगे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग, परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1400 का 20% कितना हो जाएगा आपका 280 रुपये होगा, यानी कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 280 रुपये। दूसरे साल में अब क्या लगेंगे, दूसरे साल में केवल 10% ब्याज लगेंगे। तो 1400 का 10% कितना होगा 140, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज लगते हैं। तो 280 का जो पहला ब्याज लगा था उस पर अब क्या लगेंगे 10% ब्याज, तो 280 का 10% कितना होगा 28। सभी को जोड़ देंगे, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। हल करेंगे आपका कितना हो जाएगा 14 तिया 42 और 28, यानी कि 420 और 28 448, आपका ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 दिन वाले एक महीने के लिए एक दुकानदार द्वारा अर्जित माध्य लाभ 450 रुपये था। यदि पहले 20 दिन के लिए माध्य लाभ 300 था तो अंतिम 10 दिन के लिए माध्य लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर डेज शुरुआती जो है टोटल दिनों की संख्या कितनी है 30, लेकिन उनमें से कितना दिन के लिए बांटा गया पहले 20 दिन के लिए, तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। तो यानी कि 3 यूनिट में जो है कितना दैनिक लाभ था 450, और पहले जो है 2 यूनिट में कितना था 300 था। तो दोनों में अंतर कितना है, समय का अंतर कितना हो जाता है 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट में हमें निकालना है कि कितने औसत माध्य आएंगे लाभ का। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, टोटल लाना कितना था 45 थी, आपका कितना हो जाएगा 4 तिया 12 5, यानी कि 135 1350 यहाँ पर। लेकिन पहले 20 दिनों में कितने का लाभ होता मात्र 600 रुपये का, यानी कि लाना था हमें 1350, लेकिन 600 यूनिट का 600 रुपये का सिर्फ लाभ होता है। तो अगर हमें 1 यूनिट का अगर लाभ चाहिए 1 यूनिट के समय का, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1350 माइनस 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 6 13, यानी कि 750 रुपये उन 10 दिनों का औसत इतना लाभ प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में ये आपका क्या है ग्राफ है, ग्राफ में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर दिया गया था पाई चार्ट रिप्रेजेंट द वेरियस एक्सपेंसेज इन्वॉल्विंग द पब्लिशिंग बिजनेस, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी कि जो है पब्लिशिंग बिजनेस से, यानी कि अलग अलग तरीके से जो है किसी चीज़ में, यानी कि क्या बनाया गया यहाँ पर कि मतलब किसी जो है व्यवसाय में जो है अलग अलग तरीके से उस पर किस किस तरीके का खर्च आता है, ये आपका यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट पर 2%, कॉस्ट ऑफ पेपर 18%, मिसलेनियस यानी कि विविध आपके 4% है, बाइंडर चार्ज आपके 10%, एडवर्टाइजमेंट और थर्स और आपके प्रिंटिंग कॉस्ट 30% है। तो अलग अलग खर्च दिया गया। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ द ऑथर रॉयल्टी अमाउंट टू 24,000 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेपर इन रुपीज। यहाँ पर क्या दिया गया है कि रॉयल्टी और थर पर जो है कितने रुपये खर्च किए गए हैं 24,000, यानी कि 24% का वैल्यू कितना है 24,000 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से 24% का वैल्यू अगर 24,000 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000 रुपये होगा। पूछा किसका जा रहा है अबर कीमत, कॉस्ट ऑफ पेपर का, यानी कि कागज का मूल्य पूछा जाए। तो कागज का मूल्य प्रतिशत में कितना 18%। तो अगर 1% का वैल्यू 1,000 है तो 18% का वैल्यू निकालने के लिए 18 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 18,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32।
ये आपका क्या है, ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि मुद्रण शुल्क की राशि 30,000 है तो पुस्तक को प्रकाशित करने में आने वाला कुल व्यय कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुद्रण लागत आपके यहाँ पर कितने, मुद्रण लागत यानी कि आपके यहाँ पर क्या हो गए, कॉस्ट ऑफ पेपर तो नहीं, यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट आपके कितने दिए गए हैं यहाँ पर 30% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 30,000 दिया गया। कितना दिया गया, 30% का वैल्यू 30,000। तो 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 1,000 होंगे। अगर 30% का वैल्यू कितना दिया गया, 30,000 दिया गया, 30,000, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे, हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपके 3 और 2 5 शून्य होंगे, यानी कि 1 लाख टोटल क्या आएगा, आपका खर्च आएगा, इतने का खर्च आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द टोटल एक्सपेंडिचर इन ब्रिंगिंग आउट द बुक इज, यानी कि टोटल जो है उसके जो है आपके ब्रिंगिंग आउट ऑफ द बुक, यानी कि बुक को जो है बाहर यानी कि बेचने में निकालने के लिए उस पर जो है टोटल खर्च आता है, उस पर कितना आता है, 2,50,000 का होता है। देन भाट बिल विद द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग चार्जेज प्लस ऑथर रॉयल्टी, यानी कि अगर कुल खर्च यानी कि पूरे पुस्तक को जो है बनाने में कुल खर्च जो है 2,50,000 का आता है, तो प्रिंटिंग चार्जेज, ये आपका प्रिंटिंग चार्जेज यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट 30% और ऑथर रॉयल्टी 24%, यानी कि इन दोनों का योग जो है कितना होगा रुपये में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल जो है 100% का वैल्यू कितना दिया गया है, 100% का वैल्यू दिया गया है 2,50,000 का दिया गया, यानी कि 4 शून्य। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,500। पूछा क्या जा रहा है, इन दोनों का योग पूछा जा रहा है, यानी कि 30 और 24 आपके कितने हो जाएंगे, 54। तो 54 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1% का वैल्यू अगर 2,500 तो 54% का वैल्यू निकालने के लिए गुना कर देंगे 54 से। गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 शून्य, 25 चौक 100, 0 10, 25 25 125 और 10 135, यानी कि इतने का क्या आता है प्रिंटिंग कॉस्ट, यानी कि छपाई पर आपका कीमत, और ऑथर रॉयल्टी, किसी से आप जो है उसका रॉयल्टी लेते हैं, यानी कि जो भी आपका रहता है वो आपका रॉयल्टी लिया जाता है। तो ये आपका टोटल खर्च इतना आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ये आपका क्या है, यहाँ पर ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाट बिल विद द एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कि ये जो आपका विविध जो 4% खर्च किया गया है वो डिग्री में, यानी कि कोण में कितनी डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ये सर्कल में पूरा दिया गया तो इसका 4% कितना होगा मिसलेनियस यानी विविध का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पूरा जो है सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हमें क्या निकालना होगा, 360 का 4%। तो 4% हटाएंगे नीचे, 100 हल करेंगे, शून्य शून्य चला गया, 36 चौक 144, 144/10 यानी कि 14.4 डिग्री आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।